नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 7 कदम पूरे किए हैं। धामी सरकार 8वें कदम से उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ नहीं बल्कि एक समान कानून लागू होंगे। हर धर्म की महिलाएं बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे सशक्त बनेंगी। राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि धामी सरकार ने कौन से 7 कदम उठाए हैं। पहला कदम 2022 के आम चुनाव से पहले सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की। दूसरा कदम सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया। तीसरा कदम सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। चौथा कदम कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में विधेयक पास हुआ। पांचवा कदम राष्ट्रपति के सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित किया गया। छठा कदम यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया। 7वां कदम नियमावली तैयार करके 18 अक्टूबर को सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं 8वां कदम मंत्रिमंडल की बैठक करके राज्य सरकार यूसीसी कानून लागू करेगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में यूसीसी का लाभ उठा पाएगी बीजेपी। उपचुनाव में जीत की चाबी महिलाओं के पास है। 90,000 वोटर्स में 45,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। यूसीसी कानून महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करेगी। यूसीसी कानून महिलाओं को बनाएगा सशक्त। उपचुनाव में यूसीसी का लाभ उठा पाएगी बीजेपी, क्योंकि उपचुनाव में जीत की चाबी महिलाओं के पास है। तो और 90,000 वोटर्स में 45,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं, जो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि यूसीसी कानून महिलाओं को सशक्त बनाएगा। यूसीसी कानून महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करेगा। यूसीसी कानून से महिलाओं को एक अलग ही सुरक्षा मिलेगी। यूसीसी कानून महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। तो उत्तराखंड सरकार में जो यूसीसी कानून पास होने वाला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जरूर फायदा उठा सकती है। 90,000 वोटर्स हैं, जिनमें 45,000 वोटर्स महिला हैं। उपचुनाव में जीत की चाबी भी महिलाओं के पास है। तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा मिल सकता है, क्योंकि 90,000 वोटर्स में 45,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। और यूसीसी को लेकर जो महिला हैं, महिलाओं के लिए जो कानून है, महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनको लेकर महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा यहां पर हो सकता है। तो यूसीसी कानून महिलाओं को सशक्त बनाएगा। और यूसीसी कानून उत्तराखंड में पास होने वाला है, उसको लेकर अब कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसको लेकर हम बात करते हैं। हनी पाठक जी, आखिर यूसीसी को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महिला वोटर्स हैं उनको भी ज्यादा फायदा होगा, और जो टोटली महिला है उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। कई तरह की बातें भी यहां पर बताई जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं को इस यूसीसी कानून के तहत काफी ज्यादा सशक्त और जो अधिकार हैं उनको काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं को इसमें काफी ज्यादा फायदा मिलने को है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार प्राप्त करने की बात करी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में जिस प्रकार से देखा जाता है कि वहां पे कितने ज्यादा इसमें अपराध होते दिखाई देते। अपराध से लड़कियों को, बालिकाओं को एक तरह से कहा जा सकता है उनके ऊपर
हत्या हो जाती है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनको बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें भी उन बच्चों को पूरा अधिकार प्राप्त होगा। एवं दूसरी ये बात है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेके माता पिता को जानकारी होना बहुत आवश्यक रहेगी। इस तरीके की कई और चीजें हैं जो कि महिलाओं के हित में है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कयास लगाए जा रहे, तो ये कयास नहीं है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक वायदा किया था जनता से कि हम आएंगे तो निश्चित तौर पे यूसीसी उत्तराखंड में लागू करेंगे। उस वादे पर वो खरे उतर रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, झूठा दम नहीं भरते हैं। चलिए ठीक है, इस प्रकार ठीक है हमारे मैम। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य करते हैं। ठीक है मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून लागू होने वाला है और हनी पाठक जी का साफ तौर पर कहना है कि सीएम जो धामी जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो महिलाएं हैं उनको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा, उनको सशक्त बनाया जाएगा, जो उनके अधिकार है उनको लेकर भी काफी ज्यादा सुरक्षा वगैरह की जो काफी चीजें हैं, फायदा हो सकता है। देखिए, जितना तसल्ली से आपने हनी जी को सुना, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। बिल्कुल। ये यूसीसी जो है ये उत्तराखंड के ऊपर थोपा जा रहा है, इसकी कोई जरूरत उत्तराखंड को नहीं थी। ये षड्यंत्र है उत्तराखंड के मूल सरोकारों को ढकने का, उनको छुपाने का, उनको उनकी अनदेखी करने का। ये बात मैं इसी से कह रही हूँ क्योंकि समान नागरिक कानून का जो अर्थ है, समान का मतलब आप भी वही समझते होंगे जो मैं समझती हूँ, और उसका मतलब है समानता एक दूसरा। तो क्या पूरे देश में हमारी समानता है? क्या पूरे देश के बराबर मतलब उत्तराखंड समान रहेगा यूसीसी लाने के बाद? और उत्तराखंड में भी क्या दारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी वो नागरिक नहीं है उत्तराखंड से? क्या भावी सरकार क्या उनको नागरिक नहीं मानती? तो उनके साथ संबंध नहीं होगा। ये कानून जनजातियों पर लागू नहीं है। तो दारू, बोक्सा को, भोटिया को, जौनसारी को आपने उत्तराखंड का अलग समझ दिया, यानी उत्तराखंड को बांटने का काम आपने कर दिया। आप ये कह सकते थे आप उत्तराखंड के मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून लाने जा रहे हैं, पर आप इसको यूसीसी नहीं कह सकते क्योंकि समानता इसमें कहीं नहीं है। वही जो इसमें महिलाओं के लिए जितने क्लॉजेज हैं, शायद जानकारी हनी पाठक को ना हो, 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में ये सारे कवर्ड। हिंदू विवाह अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि एक का शादी नहीं कर सकता एक हिंदू आदमी, तो और के पहले ही मतलब वहाँ सेफ गार्ड हो गई। गोद लेने का भी वहाँ कानून बना हुआ है, यानी कि हर चीज के लिए कानून बना है। मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि उत्तराखंड से वादा तो इन्होंने एक मजबूत लोकायुक्त का भी किया था, उत्तराखंड से वादा इन्होंने एक सशक्त भू कानून का भी किया था, उत्तराखंड से वादा इन्होंने एक पूर्णकालिक राजधानी का भी किया था अपने मैनिफेस्टो में। तो जो उत्तराखंड मांगा है वो ये दे नहीं रहे, और जबरदस्ती उत्तराखंड में यूसीसी थोप रहे, क्योंकि इनकी कोशिश है उत्तराखंड में जो नाबालिग बच्चियां हो रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ हनी पाठक से, यूसीसी से फिर नाबालिगों के रेप तो नहीं होंगे ना हनी जी? फिर जो प्रसूताएं हैं ग्रामीण अंचलों की, उनके प्रसव हो पाएंगे? हो गया अस्पतालों में लग पाएगी? से कम समय मुझे दिया था। आना तो नहीं पड़ेगा। चलिए गरिमा जी, ठीक है। चलिए गरिमा जी और हनी पाठक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुख अगली खबर का कर लेते हैं, जहां यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के प्रदेश में लागू होने के बाद धामी सरकार की तरफ से विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से लिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और ईओ को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और उसके आधार पर यह काम शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने के बाद यह कार्य प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसे हमने दुरुस्त किया। आपको शायद पता होगा कि एक विषय आया था जो तलाक का है, शादी का है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ एमएनएस और ईओज को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है, और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। यानी कि जो नियमावली हमारी यूसीसी की है उसी दिशा में ये काम हमारा अब शुरू होगा। यानी कि जब हमारी इसकी घोषणा होगी ये सारे काम फिर अपने आप ही प्रारंभ हो जाएंगे। एक तरह से जिम्मेवारी आवास विभाग, शहरी विकास विभाग को मिली है, जिसको हमने दुरुस्त किया। उत्तराखंड सरकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान सामने आया है। कोर्ट के 3 बड़े फैसलों से राज्य सरकार संकट में घिर गई है।
राज्य के स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। अदालत ने सरकार को फैसला लागू करने का आदेश भी जारी किया है। वहीं सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 दूसरी याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2013 की नियमावली के तहत फैसला सुनाया। उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर नीति आयोग की टीम पहुंची, जहां जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग टीम का स्वागत किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और उनकी टीम सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे, जहां नीति आयोग उपाध्यक्ष का मुख्यमंत्री ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, शासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 रहा है। उत्तराखंड भले ही छोटा पहाड़ी राज्य हो, लेकिन उत्तराखंड में विकास के मामले में काफी काम किया जा रहा है। नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड में चल रहे कार्यों और योजनाओं को लेकर नीति आयोग की टीम को प्रेजेंटेशन भी दी गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के प्रांगण से, केदार धाम से, उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारी जीएसडीपी भी बढ़ रही है, हमारी जो बेरोजगारी दर है वह भी कम हो रही है। हम बहुत सारे जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में पहले हम केवल अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। निवेश करने वाले राज्यों में भी हमारा स्थान देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। हर दृष्टि से आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के वो कथन, ऐसा लगता है कि वो उनके मुख से शिव रूपी शब्द थे जो धरातल पर उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और दूसरा जो कहते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की किताब कल पिछले साल निकाली थी, इसी साल जुलाई में, कि उत्तराखंड सबसे नंबर 1 है इसमें, तो इसका मुबारक देना चाहते हैं ऑनरेबल सीएम को। दूसरा, हम इधर हरिद्वार से आए और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एक हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, और मेरी जिम्मेवारी है, बनता है कि मैं अपने आंखों से देखो, अधिकारियों से बात करूं। तो और उन्होंने आरती का भी इंतजाम किया था, तो ये दौरा शुरू हुआ ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और आज माननीय सीएम ने हमें ये कर्टसी कॉल। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीति आयोग के का गवर्नेंस है कि गवर्निंग काउंसिल पे सब सीएम प्रेजेंट हैं। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जा सकता है। 3 से लेकर 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हाईकमान के निर्देश पर फेरबदल जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि इस सब को लेकर गहन मंथन भी चल रहा है। वही रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने रानीखेत से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को शिकस्त देने का काम किया है। इतना ही नहीं, करण माहरा की राजनीतिक पृष्ठभूमि रानीखेत में काफी अच्छी थी। वह हरीश रावत के भी रिश्तेदार हैं और करण माहरा को उन्होंने हराकर वहां से विधायक बने हैं। इसलिए अगर पार्टी हाईकमान का फैसला उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का रहेगा तो वह निश्चित इसका सम्मान करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का कि मुझे जैसे एक बहुत सामान्य से परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया, और उस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के सामने मुझे जिताया।
और अब मेरा पार्टी और संगठन ने जब मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, वो जो भी आदेश मुझे देगी तो मैं उसको सर आंखों पर रख के स्वीकार करूँगा। फिलहाल हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है, तो हरिद्वार में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी है। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी मजार ध्वस्त की गई है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बनी मजार को ढाया गया है। तो जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर बनी जमार को ध्वस्त किया गया है। तो सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ा एक्शन यहां पर लिया है, जहां पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अवैध निर्माण से बनी मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी थी अवैध मजार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हरिद्वार जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, आखिर क्या कुछ अपडेट है? ये जो अवैध मजार बनी थी, अवैध निर्माण चल रहा था, उसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जी, जिस तरह से अवैध जो मजारे हैं, चाहे अवैध जो जिस तरह की धार्मिक जो संरचनाएं हैं, उनको ढाने का काम जिस तरह से पिछले साल भी चला था और उसके बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर हरिद्वार में देखने को मिला है, जब सिंचाई विभाग की जमीन से आज अतिक्रमण को हटाया गया। जिला के अधिकारी का साफ कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेश और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया हुआ है 2009-2019 में कि जिस तरह की भी, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, लेकिन अगर वो अतिक्रमण के क्षेत्र में आती है तो उनको जरूर ढाया जाएगा। इसी क्रम में आज सिंचाई विभाग की जमीन से जो हरिद्वार की जो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का गांव है राजपुर, उसमें यहाँ पर एक धार्मिक संरचना को यहाँ पर गिराया गया। हालांकि कुछ लोगों ने उसका विरोध जरूर किया, लेकिन पुलिस बल काफी यहाँ पर मौजूद था और अधिकारी मौजूद थे, जिनके इसमें देखते हुए यह पूरी संरचना को यहाँ पर ढाया गया है। विकास, बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों में देखें तो या तो मजार का नवीनीकरण हुआ है या फिर मजार को नया बनाया गया है। तो क्या जब बनाते टाइम जिला प्रशासन की नजरों में ये काम नहीं था? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से जो भी, चाहे ये संरचनाएं पिछले साल भी हटाई गई हों, चाहे इस बार एक बार फिर से कयावत जो शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं पहले जो अगर हम बात करें जो संबंधित विभाग हैं, क्या उनकी नजर उन पर नहीं रहती है, चाहे वो शहर के बीच हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर जो जिस तरह से वन विभाग की जमीनें हैं, या फिर आज जिस तरह से सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। एक सवाल जरूर बिल्कुल उठता है कि क्या जब इनका निर्माण या जिनके जो पहला कदम इनका उठाया जाता है, तब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पिछले साल हमने देखा था कि चाहे वो वन विभाग की जमीन हो या राजा जी नेशनल पार्क की जमीन हो, चाहे शहर के बीचों बीच, हरिद्वार के शहर के बीच के बीच जिस तरह से मजार और कॉलोनी के बीच यहाँ पर मजारे देखने को मिली थी और जिनको तोड़ा गया और यहाँ से हटाया गया उनका जिस तरह से, तो वो भी एक यहाँ पर नजीर बनी। और उसके बाद अब एक बार फिर से इस पर कयावत यहाँ पर शुरू हुई है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा जरूर इसका हल्का फुल्का विरोध किया गया, लेकिन उनको जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो नियम है उसके आधार पर उनको समझाया गया और वहां से जो अतिक्रमण है उसको यहाँ पर हटाने का काम आज जिला प्रशासन ने यहाँ पर किया है। बिल्कुल विकास, और इस अवैध मजार पे तो प्रशासन का पीला पंजा चल गया है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ और भी जगह हैं जहां पर जिनको चिन्हित किया गया हो, जिन पर पीला पंजा चलना हो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले अगर विस्तार की तो करीबन आधा दर्जन से अधिक जो हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया था और एक बार फिर से जिस तरह से आज शुरुआत की गई है। चलिए विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो खबर देहरादून से है, जहां भाजपा संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी घोषित किए गए हैं। वरिष्ठ विधायक खजानदास प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी पुष्कर सिंह काला को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। राजेश गिरी और मीरा रतूड़ी को भी सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो संगठन चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए।
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर को यूकेडी तांडव रैली करने जा रही है। इस दौरान यूकेडी सीएम आवास का घेराव भी करेगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुआल ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए, जिसका आधार साल 1980 हो। अब तक जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा हो और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो। उन्होंने कहा कि देश की सभी हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य में भी अनुच्छेद 371 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू कानून लागू हो। रैली, क्योंकि इससे पहले हम बार बार कई रैलियां कर चुके हैं और बड़े मुझसे कि भाई धरने भी दिए, ज्ञापन भी दिए, हमने भूख हड़तालें भी करी, लेकिन अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ देवभूमि में तो निश्चित रूप से हमारे भगवान शिव भी कुपित है, शिव नगरी है और जगह जगह जो हर साल बादल फट रहे हैं, नदियों में बाढ़ें आ रही है, तमाम लोग रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि अब शिव जी भी कुपित है। तो हम शिव जी का अपने को प्रतीक मानते हुए इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है और इसमें हमारे 5 जरूरी बिंदु हैं। पहला तो देश का एक कानून है, तो मूल निवास अगर पूरे देश में तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू है, तो हमारे है कि उसकी कट ऑफ डेट तो वर्ष 1950 रखते हुए उत्तराखंड में चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पर्वतीय क्षेत्र है, हम तमाम जो कि यहाँ के नागरिक हैं उन पर मूल निवास लागू किया जाए। दूसरा, कोटद्वार बाईपास के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने तहसील कोटद्वार का घेराव किया और बाईपास के निर्माण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन में शामिल हुए लोग लालपानी, नाथुपुर, बिशनपुर, जीतपुर और रतनपुर के निवासी थे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में जमीनों के केवल 5 से 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जो आज के समय में ना तो एक घर का खर्च उठा सकता है और ना ही नया घर बनाने के लिए काफी है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे किसी भी हालत में बाईपास का निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे हमारा जो मकान जा रहा है NH में, उसमें तो ये लोग हमें सही तरह से मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मुआवजा मतलब ले लो, जितना भी दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। और हमें कह रहे हैं कि घर से हम लोग निकले यहाँ से, तो एक बार घर में हम कहाँ जाएंगे? हमें ना तो हमें मुआवजा सही तरीके से मिल रहा है, हमें जमीन का मुआवजा 5,000 का बता रहा है। क्या ऐसे 5,000 का कोई मुआवजा मिल सकता है किसी को? किसी लोगों का घर कहीं से कहीं और बसा, जहाँ पे जमीन होगा वहाँ पे घर भी होगा, है, लेकिन घर जमीन यहाँ दिखा रहे तो मकान दूसरी जगह दिखा रहे। अब हम मैडम से बात भी की थी कि आप मैडम एक बार ऐसा करो, पटवारी को बोल के दोबारा से नफ्ती करवा दो, दोबारा से फीता डाल के 3-4 लोग आके दोबारा से हमारे सामने नफ्ती करवा के आप हमारे जितने भी कागज है सब हम आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं और आप तुरंत हमें उसी में पैसे दो, हम उसी में समय खाली कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, जितना है उतने में जाओ, तुम बस खाली करो, लेकिन हाँ ये तो बता हमारे बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।